हेलो फ्रेंड्स, मैं अनूप सरकार आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आज हम लोग पीआरटी पर बात करेंगे और पीआरटी के रणनीति को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात क्या है, अगर यहाँ पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो सबसे बड़ी बात है कि इस बार ये कहा जा रहा है कि पीआरटी में बम्पर बहाली होने वाली है। तो बम्पर बहाली होगी तो यहाँ पर अप्लाई करने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो सबके अगर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा तो हमारा रणनीति कैसा होना चाहिए, हमारा रणनीति किस तरह होना चाहिए, हमारा स्ट्रेटजी किस तरह होना चाहिए ताकि हम पीआरटी के एग्ज़ाम में 100 स्कोर कर सके, कटअप को पार कर सके, हमारा सिलेक्शन हो जाए। देखिए बहुत आसान है, लेकिन यहाँ मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर आपका मेहनत बहुत ज़्यादा लगेगा। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डिमांड होगा आज के रणनीति में, वह रणनीति आपका सेल्फ स्टडी का होगा। क्योंकि यहाँ पर यदि आप इस रणनीति को फॉलो करते हैं तो 10 से 12 घंटा डेली का डेली आपको वर्क करना पड़ेगा। और 10 से 12 घंटा में यकीन मानिए आपका सिलेबस 1 महीने के अंदर में कंप्लीट होगा। आपका रिवीजन सब कुछ कंप्लीट होते होते 2 महीने में यानी कि 60 दिनों के अंदर में आप सब चीज़ कंप्लीट करेंगे और आपका स्कोर 100 पार करेगा ही करेगा। और ये चीज़ हमने खुद ये साबित भी किया है अपने विद्यार्थियों के साथ। सिर्फ इस रणनीति पे हम लोगों ने काम किया है और उन लोगों को सफलता भी दिलाई है। और आप भी कर सकते हैं। अगर आप टीचर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि पीआरटी में आपका एक सीट कन्फर्म हो जाए, तो आपको ये वर्क करना पड़ेगा। सब्जेक्ट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सब्जेक्ट क्या कैसे पढ़ना है। रणनीति ऐसे तो बनता नहीं है। और एक बात याद रखिएगा, जो रणनीति जो लोग बनाते हैं, जो लोग अपना टाइम टेबल बनाते हैं, 2 दिन 3 दिन फॉलो होता है, उसके बाद नहीं होता, जिसके वजह से वो सफल नहीं हो पाते। जो लोग इसे हमेशा एग्जाम तक इसको लेकर के चलते हैं वही सफल होते हैं। तो सिर्फ ये नहीं कि बस हमने रणनीति बना ली और उसको एक बहुत सुंदर डाटा बना लिया और किसी दीवार में चिपका दिया और सिर्फ देख रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, तो ऐसे रिजल्ट नहीं होगा। तो चलिए कैसे रिजल्ट होता है हम लोग उस पर बात करते हैं। रणनीति है आपका पीआरटी को लेकर के, प्राथमिक टीचर 1 to 5 क्लास के लिए कैसे इसको कंप्लीट किया जाए। तो देखिए सबसे पहले आपको डेली 3 सब्जेक्ट जो आपके है ना दिनचर्या में शामिल होना चाहिए एग्जाम तक। जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उस दिन तक आपका ये 3 सब्जेक्ट आज से ही चलते रहना चाहिए। आज से ही सबसे पहला करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स आपको 1 घंटा 45 मिनट, आधा घंटा, 1.5 घंटा जो भी हो, 1 घंटा डेली पढ़ना ही होगा आपको किसी भी हालत में। 1 घंटा, अगर आप 1 घंटा इसको पढ़ते हैं डेली, और ऐसा नहीं कि आज पढ़े 2 दिन छोड़ दिए, 2 दिन पढ़े 1 सप्ताह छोड़ दिए, ऐसा नहीं चलना चाहिए। डेली पढ़ना है तो पढ़ना है। सफलता लगातार लगे रहने से होता है। ऐसा नहीं है कि 10 दिन पढ़े और 10 दिन के बाद कुछ और काम करने लगे फिर पढ़ने लगे, तो ऐसे सफलता नहीं मिलेगा। सफलता के लिए निरंतर आपको प्रयास करते रहना होगा और डेली है ना, डेली आपको जो प्रयास है वो करते रहना पड़ेगा, है ना। डेली का डेली जो प्रयास है ये करते रहना पड़ेगा, ये इम्पोर्टेंट है। तो 1 घंटा आप कम से कम करेंट अफेयर्स पे दीजिए और उसके बाद जहाँ से प्रश्न कभी गलत ना हो, क्योंकि मैथ और रीजनिंग यहाँ से 30 का 30 नंबर लाया जा सकता है, यहाँ से 30 का 30 नंबर लाया जा सकता है। और मैथ और रीजनिंग एक दिन में नहीं होगा, यह खेल आपके प्रैक्टिस का है। इसीलिए आज से ही 1-1 घंटा टाइम, 1.5 घंटा टाइम इस पर लगाइए, मैथ और रीजनिंग पे 1-1 घंटा डेली चलना चाहिए आपकी एग्ज़ाम तक। आपकी एग्ज़ाम तक डेली चलना चाहिए। 1 घंटा आपने लगाया करंट अफेयर्स, सुबह में उठिए, सबसे पहले करंट अफेयर्स को पढ़िए। सबसे पहले करंट अफेयर को पढ़िए सुबह में 1 घंटा। पढ़ने के बाद है ना, रूटीन जो भी आप बना रहे हैं, रूटीन को बनाते समय इतना याद रखिएगा कि उस रूटीन को पालन करने वाला विद्यार्थी ही फाइटर होता है। यदि आप रूटीन को फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपका कन्फर्म जो एक सीट के लिए जो हमेशा बेचैन है ना, वो बेचैनी आपको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। और यहाँ पे सिर्फ सेल्फ स्टडी का ही डिमांड हो रहा है। 1 घंटा करेंट अफेयर्स और 1 घंटा आप मैथ बनाइए। 1 घंटा डेली मैथ चलना चाहिए। जितना हो सके 1.5 घंटा भी देना चाहें तो 1.5 घंटा भी दे दीजिए। और 1 घंटा आपका रीजनिंग ये डेली होना चाहिए, डेली का
ये है हमारा डेली वर्क है। ये डेली वर्क में होना चाहिए 3 सब्जेक्ट। क्या है? करंट अफेयर्स 1 घंटा। याद रखिए, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, 1 घंटा। एक दिन में करंट अफेयर्स नहीं होता है, इतना याद रखिएगा। 8 से 10 महीनों का करंट अफेयर्स पढ़ना होगा और आज ही से आपको अपना करंट अफेयर्स स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना। तो करंट अफेयर्स हो गया, 1 घंटा डेली पढ़िए। और इसमें हमको ये समझना होगा कि बिहार टीचर के लिए कौन सा करंट अफेयर्स पढ़े, है ना, क्या क्या पढ़े, ये जरूरी है। उसी तरह से मैथ और रीजनिंग 1-1 घंटा का टाइम दीजिए, ये डेली चलना चाहिए आपके एग्जाम तक। उसके बाद यहाँ पर देखिए जो सबसे बेहतरीन है, आपको अब पढ़ना है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको इंडिया नेशनल मूवमेंट पढ़ना है। ज्योग्राफी, इसमें आपको इंडियन ज्योग्राफी और बिहार का ज्योग्राफी पढ़ना है। पॉलिटी पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना है। बिहार स्पेशल पढ़ना है जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है ना। और यहाँ पे करंट भी है, कुछ मिसलेनियस भी है। और यहाँ पे आपको पढ़ना है पर्यावरण। यहाँ पर आपको पर्यावरण पढ़ना है, यानी कि 3 सब्जेक्ट आपने वहाँ पर देखा जो डेली पढ़ना है। उसके बाद यहाँ पर कितना 6 सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो अब हम डेली पहले सुबह में उठते हैं तो 3 सब्जेक्ट को पूरा करते हैं। सबसे पहले करंट अफेयर्स खत्म करते हैं, उसके बाद मैथ बनाते हैं, उसके बाद रीजनिंग बनाते हैं। अब आपको इतना करने के बाद डेली 2 सब्जेक्ट लेकर के चलना होगा। 2 सब्जेक्ट में कम से कम 3-3 घंटा टाइम देना पड़ेगा। कम से कम 3-3 घंटा टाइम देना पड़ेगा। जैसे में अगर मानते हैं कि आप सब्जेक्ट दिन भर में 2 सब्जेक्ट रखते हैं, जैसे आपने हिस्ट्री पढ़ा, इंडिया नेशनल मूवमेंट, और आपने पढ़ा ज्योग्राफी, तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी को आधा आधा टाइम बांट लीजिए। जो 10 दिन पढ़ना है, सिर्फ 10 दिन में कंप्लीट करना है। 10 दिन भी बहुत है, पढ़ने वाले 1 सप्ताह 4-5 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पर। लेकिन 10 दिन का हम टाइम आपको बताते हैं। 10 दिन में हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए, चाहे वो किताब के संदर्भ में हो, चाहे आपके नोट्स, खुद के नोट्स के संदर्भ में हो। किताबों का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, SCERT का अध्ययन करिएगा। तो 10 दिनों में हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लीजिए। जितना टाइम देना है दे लीजिए, उतना टाइम में हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि कल पर परसों पर छोड़ दीजिए, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब ये 10 दिनों में आपका हिस्ट्री और ज्योग्राफी समाप्त हो जाता है, तो फिर समाप्त होने के बाद अगला जो रणनीति में होगा वह पॉलिटी और साइंस का होगा। पॉलिटी और साइंस का आधा आधा टाइम बांट दीजिए, दिन भर में आधा आधा टाइम बांटिए, और इसको भी आप 10 दिन में समाप्त कर दीजिए। जब ये समाप्त हो जाए तो बिहार स्पेशल और पर्यावरण, इसको 10 दिन में समाप्त कर दीजिए। अगर देखा जाए तो हम लोगों ने अपने कोर्स को मात्र 30 दिन में ही हम लोगों ने समाप्त कर दिया। लेकिन इतना पढ़ने से आप सोचते हैं कि मेरा स्कोर 100 आ जाएगा, नहीं आने वाला। आपने तो एक बार अपने सिलेबस को कंप्लीट किया, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कहे तो सेल्फ स्टडी का दाद देना चाहिए कि आपने 30 दिनों के अंदर सब कुछ कंप्लीट कर लिया, और इसमें आपकी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। इसलिए पानी और खाना का व्यवस्था करिए, है ना। घूमना फिरना बंद कर दीजिए, लोगों से बातें करना बंद कर दीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह क्या है कि सिर्फ अपने सब्जेक्ट के बारे में और सिर्फ अपने टारगेट के बारे में सोचिए, क्योंकि आपने 30 दिनों में कंप्लीट किया है। अब यहाँ से शुरुआत होता है आपकी असली तैयारी, यहाँ से, क्योंकि आपने जो हार्डवर्क किया है इसका परिणाम बहुत ही प्यारा, बहुत ही, है ना, कहे तो इसका परिणाम जो है बहुत ही रंगीन मिलेगा आपको। जैसे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे, आपने तो पढ़ लिया, आपने सिलेबस को कंप्लीट कर लिया। अब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो काम है, जो अक्सर विद्यार्थी नहीं कर पाता, क्योंकि अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में ही पूरा का पूरा समय बर्बाद कर देता है। आपने तो 30 दिनों के अंदर में इस सारे सिलेबस को आपने पढ़ लिया। जो भी संदर्भ आपके पास था उस संदर्भों से आपने सेल्फ स्टडी के माध्यम से आपने अध्ययन किया। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वह हो जाएगा कि अब आपके पास इस 1 महीने में, यानी कि 1 महीने में आपने सिलेबस को कंप्लीट किया, और 1 महीने में अभी भी आपका जो 3 जो पेपर है वो चलते रहना चाहिए अभी भी। कौन सा? करंट, मैथ और रीजनिंग। इसको बंद नहीं करना है, ये तो आपके एग्ज़ाम के दिन तक चलेगा। जिस दिन आप पेपर देने जाते हैं उस दिन भी आपको करंट, मैथ और रीजनिंग का रिवाइज करना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग यहाँ पर आते हैं, 2 से 3 बार आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा, जैसे हम लोगों ने 6 सब्जेक्ट की बात की, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
है ना, साइंस, बिहार स्पेशल और पर्यावरण। कम से कम इस महीना में यानी कि 30 दिनों के अंदर में आपको 3 बार रिवाइज करना है। 100 पार नहीं करे तो बताइएगा। और इस तरह से हुआ है, मेरे जितने भी विद्यार्थी ने इसे फॉलो किया वो सारे के सारे अभी फाइटर हैं। इसलिए हम आपको कहेंगे, है ना, हम आपको यही कहेंगे कि इस पे एक बार वर्क करिए। हालत तो ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा, कहीं बात करने का मौका नहीं मिलेगा, किसी से मिलने जुलने का मौका नहीं मिलेगा। हमेशा आपको अपने लक्ष्य के प्रति ही अड़िग रहना पड़ेगा, हमेशा आपको कार्यरत रहना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मुश्किल कर देगा। हो सकता है आपके बैठने, है ना, थोड़ा सा शारीरिक रूप से आप परेशान हो जाइएगा, हो सकता है थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान हो जाइएगा कि पहले 4 घंटा कहीं और बतियाते थे, अब तो हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है बात करने का। तो बहुत सारा चीज़ें हैं जो आपको छोड़ना पड़ेगा। ऐसे भी 2 महीने में सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगा। तो 2 से 3 बार आपको रिवाइज करना पड़ेगा। और रिवाइज जो आपने 6 सब्जेक्ट को 1 महीने में 10-10 दिन में जो कंप्लीट किया है, उस 10 दिन में एक बार रिवाइज करिए सारे सब्जेक्ट का, फिर 10 दिन में एक बार और रिवाइज करिए सारे सब्जेक्ट का, फिर एक बार अंतिम रूप से रिवाइज कर दीजिए। जैसे में अगर मानते हैं कि हम लोग इतिहास, हिस्ट्री में अगर हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो शुरुआती में हमारा ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है 10 दिन टाइम लगे, लेकिन जब हम दूसरी बार पढ़ेंगे तो 5 दिन का टाइम लगेगा, और तीसरी बार पढ़ेंगे तो 2 दिन का टाइम लगेगा, और जिस दिन एग्ज़ाम होगा आप 1 घंटे में ही कंप्लीट करके चले जाएंगे। तो ये रणनीति हमारे ज़िंदगी में होना चाहिए, क्योंकि हमें कंप्लीट करना है, 100 प्लस पार करना है, तो इस पे काम करना पड़ेगा। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि संदर्भ हमारे पास सटीक होना चाहिए। ये नहीं कि 10 किताबें पढ़ रहे हैं, 10 बार रिवाइज करें तब तो हो गया। एक किताब को बार बार पढ़ना है, एक ही किताब को बार बार पढ़ना है, तब जा कर के आपका स्कोर आएगा। उसके बाद जब आपके पास एग्ज़ाम का 1 महीना टाइम बचा हुआ है, आपने ये सारा काम कर लिया, अब आपका एग्ज़ाम का 1 महीना टाइम है, तो एग्ज़ाम के लास्ट में हमें क्या करना चाहिए? अब आपको लास्ट में देखिए, लास्ट में सिर्फ आपका रिवाइज चलते रहना चाहिए, रिवाइज जो है वो चलते रहना चाहिए। और आधा टाइम यानी कि एग्ज़ाम के लास्ट में जो पूरे दिन भर का जो टाइम है, उस पूरे दिन भर के टाइम में आपका मैथ, रीजनिंग और करंट अफेयर्स चलते रहना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा जो काम है वो है आपके 6 सब्जेक्ट का रिवाइज आधा दिन में आपका होते रहना चाहिए, और आधा दिन जो है वह होगा आपका प्रैक्टिस सेट, यानी कि प्रीवियस ईयर, यानी कि बीपीएससी के द्वारा जो पूछे गए सारे के सारे जो सवाल है, उन सारे प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे, मूल्यांकन करेंगे, और यहाँ से देखेंगे कि कौन सा प्रश्न सही और कौन सा प्रश्न हमसे गलत हो रहा है। अब जाकर के जब आपने इस पूरे सिलेबस को कंप्लीट किया है, रिवीजन किया है, तो जब हम लोग प्रैक्टिस सेट बनाएंगे तब हमारा स्कोर और हमारी औकात और हमारी क्षमता का मूल्यांकन होगा और पता चलेगा। तब बात बनता है कि अच्छा हम मैराथन भी कर लें, तो इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। आपको लगा कि नहीं, महा मैराथन करते हैं एकदम 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा का, तब जाके आपको फ़ायदा मिलेगा यहाँ पर, तब जाकर के आपका फ़ायदा मिलेगा। और इतना करने के बाद यकीन मानिए 100 आप पार करेंगे। बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत डीपली प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। हाँ, हो सकता है कि बीपीएससी ये बात कहा है कि हम पहले की अपेक्षा अभी प्रश्नों को थोड़ा कठिन बनाएंगे। जब कठिन बनाएंगे तो हमें क्या करना चाहिए? किताबों का अध्ययन करना चाहिए, अपने सिलेबस को कंप्लीट करना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करना चाहिए। और ये सारा चीज़ जब समाप्त हो जाए तो हमें प्रैक्टिस सेट बनाना चाहिए, मैराथन देख लेना चाहिए, महा मैराथन देख लेना चाहिए। लास्ट में यही फ़ायदा आपको मिलेगा। लेकिन शुरुआत में जब करेंगे तो ज़िंदगी ऐसे ही चलता रहेगा, है ना, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण, और फिर इंतज़ार करेंगे 5वां चरण का। इसलिए मैराथन और प्रैक्टिस सेट से कभी शुरुआत नहीं करना चाहिए किसी भी कंपटीशन की तैयारी। सबसे पहले जो डिमांड करता है बीपीएससी आपसे, जो आपसे अपेक्षा रखता है कि आप इस सिलेबस को कंप्लीट करके आइए, फिर देखिए प्रश्न वहाँ से बाहर तो पूछा भी नहीं जाता, नहीं पूछा जाता है ना। तो ये रणनीति है, और इस पे अगर वर्क हो, अगर आप डेडिकेट हैं, अगर आपकी अंतिम इच्छा यही है कि हमें इस 4.0 में एक सीट चाहिए, तो इस पे वर्क करना पड़ेगा। और निश्चित तौर पे बहुत बड़ी बात नहीं है, ये काम इंसान ही करते हैं, आप ही के बीच से कोई ना कोई विद्यार्थी करेगा, और जो विद्यार्थी करेगा उसी को सफलता भी प्राप्त होगी।
अगर आपको सफल होना है तो सबसे ज़्यादा फोकस आपको अपने सेल्फ स्टडी पर करना पड़ेगा, बाकी कोई रास्ता नहीं है। जब तक आप सेल्फ स्टडी पर वर्क नहीं कर पाते तो फिर आपके लिए बहुत ही मुश्किल होगा। इसलिए प्रथम प्राथमिकता किसी भी कंपटीशन को फाइट करने के लिए ज़रूरी होता है सेल्फ स्टडी का होना। जो लोग किताबों के साथ संघर्ष करते हैं, जो लोग हमेशा किताबों में अपने लक्ष्य के प्रति अडिग होते हैं, वही लोग किसी भी कंपटीशन को फाइट करते हैं। और बीपीएससी के टीचर में अभी जो हम लोग पीआरटी की बात कर रहे हैं, पीआरटी में कहा जा रहा है कि इस बार सबसे ज़्यादा वैकेंसी होगा। बात को समझिएगा, इस बार पीआरटी में 1 to 5 के टीचर के लिए इस बार 4.0 में सबसे ज़्यादा क्या होगा, सीट होगा, सबसे ज़्यादा सीट होगा। जब 1 to 5 में ये कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा सीट होगा और गवर्नमेंट ये कह रही है, सरकार ये कह रही है, शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, शिक्षा विभाग की तरफ से ये कहा जा रहा है कि अब हमें 30 विद्यार्थियों पर एक टीचर की नियुक्ति करना है। कितना? तो 30 विद्यार्थी पर अगर एक टीचर की नियुक्ति करना है तो 120 है ना, 120 विद्यार्थी पर 4 टीचर की नियुक्ति होना जरूरी है। तो समझिए इस बात को कि आपका वैकेंसी कितना ज़्यादा होगा, है ना, सर्वाधिक मात्रा में वैकेंसी होगा। और इस बार ये भी कहा जा रहा है कि पीआरटी में 1 to 5 में इस बार बम्पर बहाली आने वाली है। तो बम्पर बहाली आएगी तो इसका मतलब ये है कि ज़्यादा सीट हो जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो 3.0 में 21,000 कुछ सीटें खाली नहीं रह जाती। खाली क्यों रखा गया? क्योंकि बीपीएससी कहता है कि हमने तो एक पैमाना बनाया था, हमारे पास एक डाटा है कि अगर उस लेवल को पार करते हैं तभी हम आपको नियुक्त करेंगे शिक्षक के रूप में। अगर उस पैमाना को प्राप्त नहीं करेंगे, यदि आप उस लेवल को प्राप्त नहीं कर पाते हैं तो फिर हमें आपकी नियुक्ति करने से मना करना होगा। और उसने क्या कहा कि नहीं, हमारे पास तो योग्य विद्यार्थी ही नहीं मिला, योग्य स्टूडेंट ही नहीं मिला, योग्य विद्यार्थी मिलता तो हमें जातीय दुश्मनी तो है नहीं। और वो डिमांड किसका कर रहा है? योग्यता की बात कर रहा है, एक शिक्षक के अंदर योग्यता। क्योंकि यही वजह है कि बिहार सरकार ने इस एग्जाम को कंडक्ट कराने के लिए किसको दिया? बीपीएससी को दिया। तो बीपीएससी अपने लेवल से कभी भी समझौता नहीं कर सकता। अगर आप इस कटअप को पूरा नहीं करेंगे तो सीट 1 लाख के जगह 5 लाख भी आएगा तो आपकी नियुक्ति नहीं की जाएगी, यदि आपका लेवल नहीं आता है तो। इसलिए लेवल को प्राप्त करने के लिए आपको सबसे ज़्यादा जो वर्क है, सबसे ज़्यादा वर्क, वह वर्क हो जाएगा आपको सेल्फ स्टडी का। यदि आप सेल्फ स्टडी करते हैं, सेल्फ स्टडीज आप अगर करते हैं तो फिर आपका एक सीट कॉन्फर्म होगा, कोई रोक भी नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। जिस रणनीति पर हम लोगों ने अभी बात किया है, अगर उस रणनीति को आप रोज डेली बाय डेली करके देखिए, छोड़ दीजिए कुछ जो भी होगा, आप अपने ज़िंदगी के 5 साल 4 साल ऐसे ही गुजार दिए, मात्र मेरे साथ 2 महीना में अगर यदि आपका एक सीट कॉन्फर्म नहीं हुआ तो बोलिएगा। 2 महीना काफ़ी है, करने वाले है ना, करने वाले 2 महीना 3 महीना में कंप्लीट कर जाते हैं। चाहे वो नए विद्यार्थी हो या पुराने विद्यार्थी, दोनों की बात बता रहे हैं। पुराने विद्यार्थियों के साथ क्या है कि प्लस पॉइंट है, उनकी ज़िंदगी में अनुभव उनके साथ जुड़ा होता है। और नए विद्यार्थियों के साथ प्लस पॉइंट क्या है कि उनके अंदर सुपर एनर्जी लबालब होता है, जो पुराने विद्यार्थी में नहीं होता है। दोनों में खामियां है और दोनों में विशेषता है। पुराने विद्यार्थी में उनका अनुभव उनका साथ देता है, लेकिन अनुभव नए विद्यार्थियों में नहीं होता। लेकिन नए विद्यार्थियों में ऊर्जा लबालब भरा होता है वर्क करने के लिए, और पुराने विद्यार्थियों में ये ऊर्जा नहीं होता, खत्म हो जाता है। प्लस पॉइंट है, और यही वजह है कि ऊर्जावान अगर कोई भी हो, इसीलिए नया विद्यार्थी अपने हार्डवर्क की बदौलत वह किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लेते हैं, उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। और यहाँ पर क्या कहता है, ये बीपीएससी डिमांड करता है हार्ड वर्क का डिमांड करता है, चाहे वह नए विद्यार्थी हो चाहे वो पुराने विद्यार्थी हो, जो हार्ड वर्क करेगा उसी को एक सीट कन्फर्म होगा, मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं, है ना। तो चलिए इस पर आप लोग काम करिए, और जो भी कोई भी दिक्कत हो, कुछ भी समस्या हो तो ज़रूर है ना कमेंट्स में लिखिएगा, है ना। और अपने साथी और संगियों के बीच में ज़रूर इसे एक बार शेयर करिए ताकि इसका फ़ायदा उन्हें भी मिले। ये बहुत बेहतर रणनीति है,
हम लोगों ने यहाँ पे प्रमाण भी दिया है, हम लोगों ने इस पे वर्क भी किया है, इसीलिए हम आपको बता रहे हैं, है ना। बहुत हमारे विद्यार्थी हैं जो फाइट हुए हैं और यही रणनीति पर हमने वर्क कराया था और सारे लोग बहुत मेहनत करते हैं। अभी देखिएगा जो नए नए विद्यार्थी जो हार्डवर्क करना नहीं चाहते, कमेंट्स में बहुत सारा चीज़ें लिख देंगे, लेकिन जो पुराने हैं, है ना, जो इस क्षेत्र में माहिर जो विद्यार्थी हैं, उसको ये बात समझ में आ जाएगा कि वाकई में है, इसमें बात है ना। तो चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर इसे फॉलो करिएगा और अपने लाइफ में सफल होइए। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोग।